हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग संगठन के आधार को पढ़ रहे हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पिछले क्लास से ही हम संगठन के आधार को पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम संगठन के आधार का परिचय और इसके बेस को पढ़े और फिर संगठन का कितना प्रकार है, जैसे कि 2 प्रकार है, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। तो हम लोग औपचारिक संगठन को पढ़ चुके हैं, उसका जो भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, उसका जो भी पर्पस है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो सारी बातों को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अनौपचारिक संगठन यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए जानते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। इसे जो है सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन या तो मानवतावादी संगठन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक संगठन में प्रायः व्यक्ति अपनी औपचारिक सीमाओं से निकलकर अनौपचारिक सामाजिक संगठन का निर्माण करते हैं। इसे किसी पूर्व नियोजित या व्यवस्थित ढंग से निर्मित नहीं किया जाता है, बल्कि यह स्वयं उत्पन्न होता है। औपचारिक संगठन में जो है व्यवस्थित ढंग से निर्मित किया जाता है और स्वयं नहीं होता है। अब इसकी आइए परिभाषा को जानते हैं। अनौपचारिक संगठन की परिभाषा बर्नार्ड के अनुसार एक संगठन उस समय अनौपचारिक माना जाता है जब अंतः व्यक्तिगत संबंधों का समूह अनजाने में संयुक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्थापित हो जाता है। प्रोफेसर डेविस ने कहा है कि अनौपचारिक संगठन को ऐसे व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंधों के जाल या तंत्र के रूप में मानते हैं जो औपचारिक संगठन द्वारा आवश्यक या स्थापित नहीं किया जाता है। इसकी विशेषता या लक्षण को पढ़ते हैं। अनौपचारिक संगठन की विशेषताएं या लक्षण। इसका जो पहला लक्षण है कि यह स्वतः उत्पन्न होता है। दूसरा है कि यह व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए बनाया गया सामाजिक ढांचा है। तीसरा है कि यह पारस्परिक संबंधों, रीति रिवाजों तथा सामाजिक समूहों के मनोवृत्तियों द्वारा उत्पन्न होता है। चौथा है यह औपचारिक चित्र में नहीं पाया जाता, यानी कि फॉर्मल चार्ट में ये नहीं पाया जाता है, यह जो है इनफॉर्मल चार्ट में पाया जाता है। इसमें नेतृत्व भी अनौपचारिक ही होता है। औपचारिक मीन्स सरकारी तरह से, पब्लिक की तरह से, और अनौपचारिक व्यक्तिगत होता है। इसमें भी स्तरीकरण पाया जाता है। इसमें भी स्तरीकरण इसलिए कहा हमने क्योंकि ये औपचारिक संगठन में भी स्तरीकरण पाया जाता है, इसलिए कहा कि अनौपचारिक संगठन में भी स्तरीकरण पाया जाता है। इसमें मनुष्य की भूमिका प्रमुख होती है तथा वह मनुष्य को मशीन के पुर्जे की भांति नहीं मानते हैं। औपचारिक में क्या होता है कि मनुष्य को मशीन के पुर्जे की तरह ट्रीट किया जाता है। इसके अनुसार सांगठनिक व्यवहार बड़ा जटिल होता है और इसमें मानव जीवों पर चारों ओर से दबाव डालने वाले प्रभाव पड़ सकते हैं। इसका अब आइए एडवांटेज को जानते हैं, इसके लाभ को जानते हैं, क्या क्या लाभ होता है। इसका जो पहला लाभ है कि यह औपचारिक संगठन की कमियों को पूरा करता है। यह कार्य समूह को संतुष्टि और स्थायित्व प्रदान करता है। यह संप्रेषण प्रक्रिया का उपयोगी मार्ग है। इसकी उपस्थिति अधिशासियों यानी कि एग्जीक्यूटिव को योजना निर्माण तथा सतर्कता पूर्वक कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके माध्यम से सदस्य वांछनीय और अवांछनीय व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह प्रबंध की योग्यताओं संबंधी कमियों को दूर करते हैं। यह सदस्यों के उद्देश्यों की पूर्ति भी सहायता करता है। अब इसका भी दोष है, अनौपचारिक संगठन का दोष, डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो पहला दोष है यह प्रकृति से विद्रोही होता है। यह समूह की मनोवैज्ञानिक भावना के अनुसार कार्य करता है। यह उत्पादकता में वृद्धि संबंधी प्रबंध के प्रयत्नों की सफलता में बाधक होता है। इससे असत्य समाचारों का प्रसारण होता है। यह प्रबंध में अव्यवस्था फैलाता है। समूह के निर्णय और भावना के अत्यधिक प्रभाव के फलस्वरूप सदस्यों में व्यक्तिगत निर्णय लेने की क्षमता कम पड़ जाती है।
ठीक है, ये डिसएडवांटेज को पढ़े। अब औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में क्या अंतर है? पहला अंतर है कि औपचारिक संगठन यांत्रिक होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन मानवीय संबंधों पर आधारित होता है। यांत्रिक यानी कि मशीनीकरण होता है, मशीन की तरह लोग जो है काम करता है। लेकिन अनौपचारिक में क्या होता है कि मानव एक दूसरे के साथ संबंध रखता है। दूसरा अंतर है, औपचारिक संगठन में चाहे कितनी पूर्णता क्यों न हो, किंतु उसमें अवश्य ही कहीं न कहीं रिक्तता रह जाती है, जबकि जिसकी पूर्ति अनौपचारिक संगठन द्वारा होती है। तीसरा है, औपचारिक संगठन एक कानूनी धारणा है, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सरकारी है। इससे आपसी संबंधों की अस्पष्टता को लेकर जो आपत्तियां उठते रहता है, तो आपत्तियों को आचार संहिता के आधार पर दूर किया जाता है। क्योंकि आचार संहिता पर दूर इसलिए किया जाता है क्योंकि ये पब्लिक है, ठीक है, ये गवर्नमेंट का है। जबकि अनौपचारिक संगठन का स्वरूप वैधानिक नहीं होता है, यानी कानूनी नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि पारस्परिक संबंध की घनिष्ठता होती है, मानव में मानव के साथ संबंध रखता है। अगला जो अंतर है कि लिखित आदेशों के अनुसार कार्य करने की पद्धति को औपचारिक संगठन कहते हैं, और आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार कार्य करने की पद्धति को अनौपचारिक कहते हैं। आवश्यकता के अनुसार, लिखित पिखित कुछ नहीं। एल.डी. व्हाइट ने कहा है कि औपचारिक संगठन की प्रवृत्ति विवेकशील तथा अवैयक्तिक बनने की ओर रहती है, जबकि अनौपचारिक संगठन की प्रवृत्ति भावुक एवं व्यक्तित्व पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये हमने औपचारिक और अनौपचारिक संगठन का अंतर पढ़े। अब पढ़ेंगे कि बेस ऑफ क्या ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का आधार क्या है। संगठन का आधार जो है 4P को बताया गया है। 4P मीन्स 4P। 4P मीन्स क्या? 4P होना चाहिए। ये 4P क्या है? 4P है पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। संगठन का मेन जो आधार है, किसी उद्देश्य से संगठन को बनाया जाता है। उद्देश्य बनाने की, जो उद्देश्य से बनाया गया है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के लिए व्यक्ति चाहिए, और व्यक्ति को रहने के लिए जगह चाहिए। व्यक्ति को काम करने के लिए फील्ड चाहिए या जगह चाहिए। जगह मीन्स कि किस प्लेस में काम कर रहा है, किस क्षेत्र में, किस एरिया में, शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, फिर अन्य किसी भी विभाग में काम करता है, तो उसके लिए प्लेस चाहिए। ठीक है, अब यही जो है इसका यहाँ पे डिफिनेशन किया हुआ है। ठीक है, कि इसका 4 जो P है, आधार का, उद्देश्य या प्रयोजन, प्रविधि या प्रक्रिया, प्रोसेस, सेवा किए जाने वाले व्यक्ति भी चाहिए और स्थान चाहिए। तो कार्य करने या जो उद्देश्य है, फंक्शन या पर्पस। ठीक है, लोक प्रशासन में विभागीय संगठन करने के लिए आवश्यक कार्य समझी जाती है। राज्य में पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, आबकारी, जेल, सभी विभागों का बंटवारा संगठन के कार्य के आधार पर किया जाता है। इसका कुछ लाभ है और कुछ हानि है। लाभ में बहुत प्रकार से लाभ है, जैसे कि पहला है कि यह संगठन में एक ही प्रकार के कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके लक्ष्य एक होता है, उसका अचीव करने का काम जो है एक होता है। दूसरा जो होता है, ऐसे संगठन में सारा उत्तरदायित्व एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित रहता है, यानी मैनेजर एक होता है, मैनेजमेंट करने वाले एक होते हैं, और फिर इस पर कार्य न होने की दिशा में वही व्यक्ति जिम्मेदार होता है, जो मेन व्यक्ति होता है, जिनके हाथ कार्य को सौंपा जाता है। ठीक है, इसमें हायरार्की सिस्टम होता है संगठन में। अगला है कि एक ही व्यक्ति के हाथ में सारे साधन होने से जो है काम पूरा करने के लिए आवश्यक समय की कमी आती है। यदि कार्य प्रयोजन उद्देश्य के आधार पर किया जाए तो यह लोगों के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया जाता है। अगला है कि एक ही प्रकार के कार्य हमेशा करने से विभागों के कर्मचारियों को अनुभव भी हो जाता है, यानी एक्सपीरियंस भी हो जाता है। इसकी कुछ हानि भी है, किसकी? पर्पस की।
इसके विरुद्ध तर्क यह दिया जाता है कि विभाग अपने आप में पूर्ण होता है, ठीक है, और जनता के नियंत्रण से दूर हो जाता है। यह पहला डिमेरिट्स है, ठीक है। दूसरा है कि यह आरोप यह भी है कि इसमें निम्न प्रकार के स्थानीय कार्यों की उपेक्षा की जाती है, यानी कि छोटा छोटा कार्य की उपेक्षा कर दिया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक। दूसरा जो नंबर है प्रोसेस आता है प्रक्रिया। प्रक्रिया किसे कहते हैं? यह कार्य करने की विशेष पद्धति को प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसके भी कुछ एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज में है कि इस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत यांत्रिक महत्वपूर्ण सामग्री का भरपूर उपयोग किया जाता है। दूसरा है कि श्रम विभाजन के सिद्धांत के अनुरूप है और विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति होते हैं। तीसरा एडवांटेज है कि एक ही प्रकार का कार्य करने वाले व्यक्तियों के कार्यों में समन्वय स्थापित होता है। जीवन के संदर्भ में व्यवसायी लाभ का क्रम भली भांति स्थापित हो जाता है, ठीक है। और प्रोसेस का कुछ डिमेरिट्स भी है, यानी डिसएडवांटेज भी है, यानी कुछ हानियां भी है, जिसमें पहला हानि है कि प्रशासन में विशेषीकरण का सिद्धांत कर्मचारियों के दृष्टिकोण को अत्यंत सीमित बना देता है। दूसरा है इसके द्वारा कार्य करने में देर लोगों को और भी सुविधाजनक रूप से नहीं किए जा सकेंगे। तीसरा है यह विभाग के भंग से सारे विभाग प्रभावित होते हैं। चौथा है यह सिद्धांत प्रशासकीय संगठन को स्थापित करने के लक्ष्य को ही समाप्त कर देता है। पांचवा है विशेष योग्यता रखने वाले कर्मचारी अन्य सेवाओं के कर्मचारियों से स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, ठीक। पांचवा है, छठा भी है। तीसरा जो पी है वो है सेवा करने वाले पर्सन, ठीक। प्रशासकीय संगठन का ये मेन आधार होता है, मुख्य आधार होता है, जो व्यक्ति होते हैं जिनकी सेवा की जा रही है। इस सिद्धांत के अंतर्गत सरकार किसी वर्ग विशेष के सदस्यों की समस्या का समाधान करने के लिए एक अलग विभाग का संगठन करती है, और इस प्रकार के संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि उस वर्ग विशेष के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षा हितों की सुरक्षा करना। अब ये विशेष वर्ग क्या होता है? जैसे कि माइनॉरिटी, वो किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, जो आर्थिक वर्ग से कमज़ोर है, जो समाज में छुआछूत माना जाता है, यानी बहुत प्रकार से विशिष्ट लोगों के लिए जो है ये काम किया जाता है। इसका कुछ लाभ भी है, ठीक है, लाभ यहाँ पे है, आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक। कुछ हानि भी है। लाभ में कहा गया है कि इस वर्ग के लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग विभागों से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक ही विभाग में जाते हैं और जिस विशिष्ट लोगों के लिए काम किया जाता है उनको सारी सुविधाएं वहीं मिल जाती है, और वहाँ वो अपना सारी समस्याओं को बताते हैं, जिससे कि वहीं पे सारा समस्या का समाधान हो जाता है। दूसरा है जो लोग अधिक प्रगतिशील नहीं होते उनके लिए यह अधिक लाभकारी होता है। जो लोग अब किसी भी तरह का काम नहीं करता है या काम नहीं मिला है उसको भी सारी सुविधाएं मिल जाती है। आगे है कि विभाग जो है सेवा समुदाय की समस्याओं से अच्छी तरह अवगत हो जाता है। कई प्रकार का इसका जो लाभ है, ठीक है। इसका कुछ हानि भी है। हानि जो है हाल्डेन समिति के अनुसार इस आधार पर बताया गया है कि गठित विभागों से बौने प्रशासन की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। ये हाल्डेन समिति ने कहा है। संगठन के जो आधार है इसमें जो भी कहा गया है, इसमें डिसएडवांटेज में या डिमेरिट्स में कहा गया है कि गठित विभागों से बौने प्रशासन की प्रवृत्ति होती है। बौने प्रशासन इसलिए कहा गया है कि जिसको जो विभाग मिला है वो वही विभाग में काम करेगा, इसलिए बौना उसे कहा गया है। आगे कहा गया है कि इसमें विशेषता को अधिक महत्व नहीं मिलता है। आगे कहा गया है कि इसमें विभाग बहुउद्देशीय कार्यों का संपादन करते हैं, जिससे विभिन्न विभागों के बीच अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद होते रहते हैं, ठीक। चौथा जो पी है वो है स्थान, प्लेस। स्थान, प्रदेश या क्षेत्र भी कुछ संगठनों के निर्माण का आधार बन सकते हैं। किसी अविकसित क्षेत्र के लिए यदि यह आभास हो कि सामान्य विकास योजनाओं से उसका विकास हो पाना मुश्किल है, तब उसके विकास के लिए भी इस प्रकार के संगठन को बनाया जाता है। जैसे कि दार्जिलिंग क्षेत्र के गोरखा लोगों के लिए गोरखा पर्वतीय विकास परिषद, दामोदर घाटी योजना के लिए दंडाकारण्य योजना
इत्यादि। भारत में विदेश तथा रेलवे मंत्रालयों के विभागों के लिए भी जो है यह गठित किया जाता है। तो ये जो है संगठन का बेस हुआ, आधार हुआ। धन्यवाद।